ये गुरु के नाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हिंदुओं के इस पावन पर्व होली पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसी खुशियाँ आए, ताकि आपकी ज़िंदगी ऐसे रंगीन माहौल में गुजर सके, कभी आपकी ज़िंदगी में दुखों का अंधेरा नहीं छाए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। भौतिक विज्ञान का एक बहुत अच्छा टॉपिक है प्रकाश, जो कक्षा 10, 12 या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी। प्रकाश इंग्लिश में बोले तो लाइट। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमारी आंखों को प्रभावित करती है। आंखों को प्रभावित करती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, अर्थात आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, आंखों को प्रभावित करेगी। और आंख का भी कौन सा रेटिना भाग प्रभावित होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना भाग पर ही बनता है। आंखों को प्रभावित करती है और वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है, वस्तुओं का आभास कराती है। सिंपली रूप से हमने देखा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना करती है, रेटिना भाग को प्रभावित करती है, जिससे वस्तुओं का आभास होता है, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। इस चीज को हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे आप रात्रि के समय देखें अपने कमरे की लाइट बंद करके, तो जब हम कमरे की लाइट बंद करते हैं तो कमरे में उपस्थित किसी भी वस्तु का हमें आभास नहीं होता, कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? इसके पीछे कारण होता है प्रकाश का अनुपस्थित होना। और जब हम प्रकाश को या अपने कमरे की लाइट को चालू करते हैं तो कमरे में रखी सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती है, हमारी आंखें पहचान पाती हैं, सभी वस्तुओं का आभास कर पाती हैं। तो प्रकाश हमें वस्तुओं का आभास कराता है या वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। तो देखिए, जैसे कोई वस्तु है, ये हमें प्रकाश की किस घटना के माध्यम से दिखेगी। जैसे प्रकाश स्रोत से प्रकाश आया और प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आती हैं, वस्तु जो होती है इन किरणों का करती है परावर्तन। तो प्रकाश की कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तु इन किरणों का परावर्तन करेंगी और परावर्तित किरण हमारी आंखों तक जाती हैं और आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। देखिए, जो रेटिना भाग होता है वो एक तरह से उत्तल लेंस की भांति काम करता है। उत्तल लेंस की भांति काम करता है। कैसे? क्योंकि उत्तल लेंस सामान्यतः प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे आंख का रेटिना भाग भी वस्तु का उल्टा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सॉरी, आभासी नहीं, वास्तविक, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जब वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु वस्तु तो हमें दिखाई देती है सीधी, इसका क्या कारण है? तो प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, पर मस्तिष्क अपनी संवेदना के कारण, मस्तिष्क अपनी संवेदना के कारण वस्तु को सीधा करके दिखाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि प्रकाश के कारण हमें कोई भी वस्तु का आभास होता है या कोई भी वस्तु दिखाई देती है,
और प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी वस्तु हमें प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देती है तो वह है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि वस्तुओं में रंग कैसे दिखाई देते हैं। वस्तुओं में रंग दिखने के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ वस्तुएं हमें लाल दिखाई देती हैं, कुछ पीली दिखाई देती हैं, कुछ हरी, कुछ काली, कुछ सफेद। क्या कारण होता है इनके पीछे? तो जो सबसे पहले जानेंगे कि सामान्य जो स्रोत होता है प्रकाश का, उससे श्वेत प्रकाश आपतित होता है। कैसा श्वेत प्रकाश? सूर्य से भी श्वेत प्रकाश उत्सर्जित होता है और इस श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण या 7 रंग उपस्थित होते हैं जिनको हम विबज्योत की सहायता से समझते हैं। विबज्योत की सहायता से VIJYOR। ये देखो, ये 7 रंगों की शॉर्ट फॉर्म है। V का मतलब वॉयलेट बैंगनी, I का मतलब इंडिगो जामुनी, B का मतलब ब्लू नीला, G का मतलब ग्रीन हरा, Y का मतलब ऑरेंज पीला, O का मतलब Y का मतलब येलो Y का मतलब येलो पीला, O का मतलब ऑरेंज नारंगी और R का मतलब रेड लाल होता है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं, फिर भी इसको श्वेत प्रकाश क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक कारण होता है, क्योंकि जब इन 7 रंगों का हम मिश्रण बनाते हैं, 7 रंगों को जब मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, तो परिणामी रंग सफेद प्राप्त होता है। इन 7 रंगों को मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाले हमारे बल्ब ट्यूबलाइट उनसे कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश उत्सर्जित होगा। जब ये श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर उत्सर्जित होता है तो वस्तु कुछ रंगों का करती है अवशोषण, कुछ रंगों का करेगी अवशोषण और कुछ रंगों का करेगी परावर्तन। देखिए, अब हम ये देखेंगे कौन से रंगों का तो करेगी अवशोषण और कौन से रंगों का करेगी परावर्तन। जैसे हम देखते हैं कि घास होती है, घास जिसका रंग हमें हरा दिखाई देता है, उसके पीछे क्या कारण है? घास पर श्वेत प्रकाश आपतित हुआ तो घास क्या करेगी? हरे रंग का तो करेगी परावर्तन। वस्तु जिस रंग की होती है वह उसी रंग के प्रकाश का परावर्तन करेगी। तो घास हरे रंग का तो करेगी परावर्तन और बाकी रंगों का कर लेगी अवशोषण। शेष रंगों का क्या करेगी? अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण सिर्फ हरे रंग की प्रकाश किरण ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है और हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु में ले सकते हैं। जैसे कोई वस्तु लाल हो तो वह लाल रंग का तो करेगी परावर्तन और बाकी सभी का करेगी अवशोषण। इस प्रकार वस्तुओं का रंग हमें दिखाई देता है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, देखो उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप कहें कि कोई वस्तु अगर सभी रंगों का अवशोषण करे, सभी रंगों का क्या करे? अवशोषण। यदि कोई वस्तु सभी रंगों का अवशोषण करे, किसी भी रंग का अगर परावर्तन नहीं करे, तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? काली। और अगर कोई वस्तु सभी रंगों का अगर परावर्तन करे, किसी भी रंग का अवशोषण न करके 7 रंगों का अगर परावर्तन करे श्वेत प्रकाश का, तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है सफेद। सफेद क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमने देखा था कि विबज्योत में जब 7 रंगों को मिलाया तो परिणामी कलर हमें सफेद ही प्राप्त होता है। यही कारण होता है कि सभी रंगों का जब परावर्तन करेगी तो वस्तु का रंग हमें सफेद दिखाई देगा। तो ये थी वस्तुओं को देखने की बात, उनमें उपस्थित रंग कैसे दिखाई देते हैं उनकी बात। इसके आगे बात करेंगे हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखो, प्रकाश की प्रकृति के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश को कण के भांति समझाया और कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश को तरंग के रूप में समझाया। तो देखिए किस किस वैज्ञानिक ने प्रकाश को किस रूप में समझाया, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति देखो, प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक आए सर आइजैक न्यूटन आए।
और न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान में लगभग हर जगह अपना सहयोग दिया है। चाहे आप ग्रेविटी से लो, गुरुत्वाकर्षण का भी किया, गति से लो तो गति के नियम भी दिए न्यूटन ने। बात प्रकाश की आई तो प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए उन्होंने सन 1675 में अपना कणिका सिद्धांत दिया। सन 1675 में कणिका सिद्धांत दिया। देखो क्या था कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत के अंतर्गत न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? एक कण की भांति व्यवहार करेगा और उस कण को न्यूटन ने कणिका कहा। इस कण को क्या कहा? कणिका कहा। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो स्रोत होता है, चाहे कोई भी स्रोत हो, आप सूर्य ही ले लो, तो किसी भी प्रकाश स्रोत में बहुत से सूक्ष्म कण होंगे, बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। जब प्रकाश स्रोत से ये सूक्ष्म कण उत्सर्जित होते हैं तो ये कणों के रूप में गति करते हैं। कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे? कणों के रूप में गति करेंगे। पर यहाँ पे एक समस्या आई। न्यूटन के सिद्धांत द्वारा प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे कि परावर्तन, दूसरी घटना की बात करें अपवर्तन। देखिए इन घटनाओं के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। क्या कि अपन नॉर्मल बताते हैं कि न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वह प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन घटना की व्याख्या करता है। पूर्ण रूप से घटना का क्या करता है? व्याख्या, उसके बारे में जानकारी देता है। प्रकाश की इन घटनाओं के बारे में तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत ने समझा दिया, परंतु कुछ और प्रकाशिक घटनाएं जैसे कि व्यतिकरण, आप इन घटनाओं के बारे में ज्यादा मत सोचना क्योंकि ये घटनाएं हम आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। व्यतिकरण, विवर्तन, इन घटनाओं के बारे में न्यूटन का कणिका सिद्धांत इन घटनाओं को समझाने में असफल रहा, जिसके कारण न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश की प्रकृति को समझाने में भी असफल रहा। तो क्या था न्यूटन का कणिका सिद्धांत? की प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है तथा प्रकाश स्रोत में बहुत सारे असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होकर एक कणों के रूप में गमन करते हैं। इन कणों को न्यूटन ने कणिका कहा और न्यूटन के इस नियम से प्रकाश की अपवर्तन व परावर्तन की घटनाओं की जो जानकारी मिलती है उनकी व्याख्या कर सकते हैं, परंतु व्यतिकरण व विवर्तन जैसी घटनाओं के बारे में नहीं समझा सकते। अब देखिए न्यूटन का यह नियम तो हो गया असफल। इसके बाद वैज्ञानिक आए दूसरे, हाइजेंस। प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हाइजेंस। देखो हाइजेंस ने क्या कहा। हाइजेंस वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1678 लगभग न्यूटन से 3 साल बाद में अपना सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को नाम दिया तरंग सिद्धांत। हाइजेंस का तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हाइजेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में, इस रूप में प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है। हाइजेंस ने क्या बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है, पर इसमें कुछ समस्या है कि तरंग जो होती है वो कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि तरंग को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइजेंस ने एक काल्पनिक माध्यम बताया और काल्पनिक माध्यम के रूप में बताया ईथर को। तो समझाया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में व्यवहार करेगा और उसको गमन करने के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, जिसकी सहायता से प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। हाइजेंस का यह सिद्धांत कुछ हदों तक कामयाब हुआ क्योंकि यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश की विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को समझाने में सफल रहा। जो हाइजेंस का तरंग सिद्धांत था ये प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को समझाने में सफल रहा, परंतु
इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश की सरल रेखीय गति के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। सरल रेखीय गति को नहीं समझा पाया। यह सिद्धांत प्रकाश की सरल रेखीय गति को नहीं समझा पाया, जिसके कारण सरल रेखीय गति को इसलिए नहीं समझा पाया क्योंकि इसने पहले ही कहा है कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करेगा और तरंग कभी भी सरल रेखा में गति नहीं करती। जो तरंग होती है कुछ इस प्रकार से गति करती है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश की सरल रेखीय गति को समझाने में असमर्थ था, यही कारण रहा कि सिद्धांत सफल नहीं हो पाया और असफल रहा। प्रकाश की प्रकृति को समझाने में यह सिद्धांत असफल रहा। तो पहले न्यूटन आए जिन्होंने प्रकाश की प्रकृति कण के रूप में बताई, इसके बाद हाइगेंस आए जिन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया। दोनों सिद्धांतों में कुछ ना कुछ कमी रही, कोई सिद्धांत किसी प्रकाश घटना का व्याख्या नहीं कर पाता और ये सिद्धांत जो था कि प्रकाश की सरल रेखीय गति को नहीं समझ पाया और न्यूटन का सिद्धांत व्यतिकरण और विवर्तन को नहीं समझा पाया था। हालांकि हाइगेंस का सिद्धांत व्यतिकरण और विवर्तन को समझा दिया परंतु सरल रेखीय गति को नहीं समझा पाया। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल क्रिकेटर भी है परंतु वो नहीं, ये दूसरे मैक्सवेल हैं। तो कौन से वैज्ञानिक आए? मैक्सवेल। मैक्सवेल ऐसे बहुत दिनों बाद आए। उन्होंने 1873 में प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत दिया और बताया कि प्रकाश एक तरह से विद्युत चुंबकीय विकिरण की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करेगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण की भांति व्यवहार करेगा। क्या होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण? देखो इनके बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण कह सकते हैं, इनको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय किरणों को या विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार प्रकाश को भी गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। बिना माध्यम बोले तो निर्वात में भी गमन कर सकता है। किसकी तरह? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरह निर्वात में भी गमन कर सकता है। कौन? प्रकाश। तो मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत दिया विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग, और उसमें बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरह व्यवहार करता है, जो जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी तथा यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। और देखिए प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पहले निर्वात को देखिए क्या होता है। निर्वात का जब संधि विच्छेद करते हैं तो निर प्लस वात होता है। सामान्य तौर पे निर प्लस वात। निर का मतलब होता है बिना और वात का मतलब होता है वायु, बिना या अनुपस्थित। जहां पर वायु भी अनुपस्थित हो वो माध्यम कैसा कहलाएगा? निर्वात कहलाता है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसकी पुष्टि हम कर सकते हैं जैसे कि ये पृथ्वी है, ये हमारा वायुमंडल है जिसमें बहुत सी गैसें पाई जाती है। तो देखते हैं कि पृथ्वी पर जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो है सूर्य। प्रकाश का सबसे मुख्य और बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी तक आता है। ये सौरमंडल का केंद्रीय तारा होता है। हालांकि सभी ग्रहों पर जाता है प्रकाश तो, परंतु पृथ्वी पर भी आएगा। तो देखें वायुमंडल में तो माध्यम होगा क्या? वायु, क्योंकि वायुमंडल में वायु उपस्थित होगी। हम जैसे ही वायुमंडल से ऊपर जाएंगे तो वहां पे माध्यम होगा निर्वात। कोई भी माध्यम नहीं पाया जाएगा। वायुमंडल से ऊपर न तो हवा होगी न कण होगी, कुछ नहीं पाया जाता। इस माध्यम को ही हम निर्वात कहेंगे। और हम देखते हैं कि सूर्य जो होता है उसकी किरणें निर्वात में भी गमन करते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। साथ ही एक जानकारी हो, प्रकाश की जो चाल होगी वो सर्वाधिक निर्वात में ही होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? निर्वात में ही होती है। और चाल कितनी होगी? तो
तो निर्वात में चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम सरल रूप में देखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। किसमें? निर्वात माध्यम में। हालांकि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, वायु में अलग होगी, जल में अलग होगी, कांच में अलग होगी, परंतु सर्वाधिक चाल जो होगी वो होगी निर्वात माध्यम में। और कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था, जिसके माध्यम से बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों की गति व्यवहार करेगा, जो कि निर्वात में भी गमन कर सकता है। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पर यह सिद्धांत भी ज्यादा कुछ व्याख्या नहीं कर पाया। कुछ एक ऐसी प्रकाश की कुछ घटनाएं थी जिनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसके बाद वैज्ञानिक आए प्लांक नामक एक वैज्ञानिक आए, मैक्स प्लांक भी कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक आए प्लांक वैज्ञानिक आए, इन्होंने भी प्रकाश को समझाने के लिए अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। प्रकाश को समझाने के लिए अपना क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और प्लांक का यह क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की कण प्रकृति का समर्थन करता है कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करेगा। प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को एक कण की भांति बताया। किसके भांति बताया? कण की भांति, जिसमें कण को प्लांक ने प्रकाश कण को एक ऊर्जा बंडल के रूप में निरूपित किया, ऊर्जा बंडल के रूप में दर्शाया। और इन ऊर्जा बंडलों को नाम दिया फोटोन। नाम क्या दिया? फोटोन। फोटोन वह पदार्थ है, देखो ये भी एक अजीब तरह का पदार्थ होता है फोटोन। इसके अंदर ऊर्जा तो उपस्थित होगी, ऊर्जा तो